हेलो गाइस, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूशन। और अभी तक जो अपन ने बात की है उसमें आप देख सकते हो कि अपन ने हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, खास करके हार्ट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बहुत सारी बात की है। जैसे कि हार्ट का इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यू कैसा होता है, इसके बारे में अपन ने ज़्यादातर बात की है। लेकिन आज जो अपन बात करने वाले हैं कि भाई हार्ट की जो मसल्स है, देखो अभी तक अपन ने कंडक्शन के बारे में बात किया, ये कंडक्शन पाथवे है, कंडक्शन पाथवे के बारे में बात किया। तो इस कंडक्शन पाथवे का यूज क्या होता है? तो ये कंडक्शन पाथवे, जब भी एक कंडक्शन होता है तो वो हार्ट को क्या देता है? बीट देता है। और उस बीट को या उस पैटर्न को अपन एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और जिसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज अपने जो मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे हार्ट बीट, हार्ट रेट और ईसीजी, है ना। ये 3 पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कवर करके आना, और इतने पॉइंट्स जो है वो अपन आज कवर करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट रेट क्या होता है, और उसके बाद ईसीजी, ईसीजी क्या होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताई, ये टॉपिक आप डाल दीजिएगा कि इतने आज कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इसके पहले, कि अपन ने जितने भी कंडक्शन वाले हार्ट के मसल्स देखे, कौन से वाले? कंडक्शन वाले। तो उसमें अब ये देखो, कंडक्शन वाले मसल्स में क्या देखा कि भाई वो सारे मसल्स कार्डियक मसल्स है, पर वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू द नोडल टिश्यू। तो मॉडिफिकेशन ऑफ जो कार्डियक मसल्स है, देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल फाइबर्स और नोडल टिश्यू। यानी कि एक इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना कि एक नॉर्मल कार्डियक मसल है और एक नोडल टिश्यू है। क्या डिफरेंट रहेगा कि नोडल टिश्यू में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होंगे। तो याद रखना कि सार्कोमियर्स अपन ने जो देखे थे, सार्कोमियर्स क्या होते हैं? ये जो सार्कोमियर्स ऐसे पैटर्न है, ठीक है, ये है मसल पैटर्न्स। अब देखोगे कि जिसमें एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट्स, ये सारे फिलामेंट्स होते हैं। तो अगर कोई मसल है तो मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन नोडल टिश्यू का काम होता है कंडक्शन का। क्या कंडक्शन करवाना करवाएगा ये? जो भी आप इनपुट देते हो, जो भी स्टिमुलाई देते हो, उसको इलेक्ट्रिक वे में ये कंडक्शन करवाता है। जैसे कि अपन नर्व्स के पैटर्न्स में देखते हैं, ठीक है, ऐसे पैटर्न्स में। तो सार्कोमियर मसल में एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को मिलेंगे। जब भी कार्डियक मसल जो नोडल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, वहां पे आपको नोडल टिश्यू कैसे सार्कोमियर्स देखेंगे? पुअरली ऑर्गेनाइज्ड देखेंगे। तो पहली पैटर्न लिखो, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड sarcomere. Okay. The second thing is rich in glycogen. ठीक है, तो एनर्जी के लिए ये ग्लाइकोजन जरूरी है, क्योंकि भाई जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आएगा ये उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। ये हाईली वेस्कुलर होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं, और इनके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तभी तो ये कैसे फटीग नहीं होते। तो लिखो, अबंडेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो नोडल टिश्यू वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो अपना लेक्चर शुरू होगा उसके लिए हेडिंग डाल दो, हार्ट बीट एंड हार्ट रेट। सी, हार्ट बीट एंड हार्ट रेट क्या होता है, ध्यान से समझना। आप तबला बजाते हो, तबले पे अपन क्या देखते हैं? बीट देखते हैं। आप फिजिक्स में भी बीट पढ़ोगे कि बीट क्या होता है, कि दो फ्रीक्वेंसी जो मिलती है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं।
एक्चुअल डेफिनेशन आप पढ़ोगे, बीट एक आपको रेजोनेंस वाला पैटर्न देखता है कि इतने बीट पर सेकेंड, इतने बीट, तो वो जो रेजोनेंस वॉइस जो मिलता है वो क्या होता है, बीट। कंडक्शन जब भी होगा तो हर्ट में आवाज ऐसे ही आने वाला है, लेकिन बीट आप जब सुनते हो तब आपको क्या मिलता है, लब डब, लब डब। ये जो मिलता है, ये जो बीट्स मिलती है, ये एक पैटर्न में बीट्स मिलती है, यहाँ पे भी आवाज आएगी, लेकिन वो रेजोनेंस नहीं है, इसलिए अपन को उतने अच्छे अमाउंट में वो बीट नहीं मिल पाती। तो हार्ट बीट कुछ नहीं है, एक पैटर्न दिख रहा है आपको, एक ही पैटर्न में ये बीट्स मिल रही है। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट का हो रहा है, उसकी वजह से, याद रखना, उसकी वजह से जो पैटर्न मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो पहला तो हार्ट बीट की डेफिनेशन लिखो, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, rhythmic contraction and relaxation of heart muscles, or of heart, सीधा heart ही लिखो, of heart is called as heartbeat. ओके। अब अपन को लगता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब वहां पे आपको दो चीज आप देखोगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अपन दो चीज देखते हैं। तो सिस्टोल और डायस्टोलिक अपन जो पैटर्न देखते हैं तो वो हार्ट की नहीं होती है। सबसे पहले समझना कि चार जो चैम्बर्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है, दोनों सेपरेट फॉर्म में होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म में होता है, इसलिए अपन किसको देखते हैं, वेंट्रिकल्स को देखते हैं। तो एक्चुअल में जो असल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो एट्रिया वेंट्रिकल का अलग अलग हो रहा है, लेकिन जो मोर प्रोमिनेंट है और जिसको अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं, वो किसको मानेंगे, बीट में जिस पैटर्न को मानते हैं वो किसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो वो वेंट्रिकल्स का होता है। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, contraction and relaxation occurs separately in atria and ventricles. लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, but ventricular movements are quite prominent, quite prominent एंड फोर्सफुल। क्योंकि वेंट्रिकल्स मैंने आपको बताया था कि एट्रिया से तो ठीक होता है, क्योंकि इसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल्स को तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है, तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है उस वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या जो भी है वो बहुत ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रोमिनेंट होगा। तो प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल, एंड दैट्स व्हाई, therefore heartbeat is is synonym with ventricular contraction और ventricular beat। वेंट्रिकुलर, और याद रखना वेंट्रिकुलर को ही अपन बोलते हैं एपेक्स बीट। किसको बोलते हैं, वेंट्रिकुलर को ही अपन बोलते हैं एपेक्स बीट। तो वेंट्रिकुलर बीट का दूसरा नाम होता है एपेक्स बीट। जब मेडिकल में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आप एपेक्स बीट आपको ढूंढने को बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है वो सब अभी आपको कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन उसको ही अपन हार्ट बीट मान लेते हैं, क्योंकि एट्रिया वेंट्रिकल दोनों सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक टाइम दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन
वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट क्वाइट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल होती है, जिसकी वजह से अपन को वो आसानी से मिलते हैं। इसीलिए अपन हार्ट बीट को सिनोनिम किससे मान लिया है, वेंट्रिकुलर बीट से या एपेक्स बीट से। अब हार्ट बीट आपको समझ में आया कि बीट क्या है भाई। मान लो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हार्ट रिलैक्स हुआ, इसको अपन ने बोल दिया कि ये हार्ट की बीट है। एक पैटर्न इज इक्वल टू एक बीट। लेकिन ये पर मिनट अपन को ऐसी कितनी बीट मिलती है, किसी हार्ट रेट क्या होता है, रेट मतलब कि पर मिनट कितना हो रहा है, पर डे कितना हो रहा है, पर आवर कितना हो रहा है, यही होता है ना। तो ये पर मिनट ऐसी कितनी बीट मिलती है, उन टोटल बीट्स को बोला जाता है हार्ट रेट। तो देखो हार्ट रेट इज हार्ट रेट इज नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट, हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। ओके। और हार्ट रेट जो हार्ट रेट है वो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपको 70 टू 80 बीट्स पर मिनट दिया गया है। आप उसको 60 टू 100 भी ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख रहा हूँ यहाँ पे 70 बीट्स पर मिनट, ये बीपीएम क्या है, बीट्स पर मिनट, टू 80 बीट्स पर मिनट माना गया है। और इसमें एवरेज अगर आपको कोई पूछ ले 72 बीट्स पर मिनट एनसीईआरटी के हिसाब से बोल सकते हो, कभी भी एक नंबर नहीं बोलना है। और आप ऐसे ही याद रखना चाहो तो वो 60 बीट्स पर मिनट से कितना होता है, 100 बीट्स पर मिनट इसका हार्ट रेट होता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स हार्ट रेट, वो आपको याद रखना है। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है एज। डिफरेंट डिफरेंट एज में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हार्ट बीट या हार्ट रेट, बीट नहीं बोलेंगे अपन, हार्ट रेट बोलेंगे, वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो फैक्टर है वो कौन सा है आपका, एज। एज जैसे फीटस, याद रखना फीटस में सबसे ज़्यादा आपको बीट्स देखने को मिलती है 140 टू 150 बीट्स पर मिनट। उससे कम आपको देखने को मिलती है नियोनेट्स में। नियोनेट्स में आपको 130 टू 140 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है। ठीक है। अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज में, अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज में आपको 100 टू 110 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है। और इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में आपको कितनी मिलती है, 70 टू 80 बीट्स पर मिनट देखने को मिलती है। अब एक शॉकिंग रिएक्शन आपको देते हैं कि ओल्डर एज में जब भी कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे बीट्स पर मिनट यानी कि आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना कि ओल्डर एज में लॉस ऑफ वेगल टोन हो जाता है, यानी कि जो वेगल टोन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वेगल टोन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी देता है। वेगल टोन जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है, अपन ने आगे भी देखा था। लेकिन ओल्डर एज में वेगल टोन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है आपकी हार्ट रेट। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि ओल्डर एज में वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि अब जितना यहाँ पे ब्लड है पहले कम था, तो पहले तो क्या था, ब्लड ज़्यादा था तो उस कम फोर्स भी लगाएंगे तो ब्लड आसानी से चला जाता था, और भले इतना पड़ा रहता था लेकिन इतना चला जाता। लेकिन अब तो ब्लड ही बहुत कम है, इतना ही ब्लड है बॉडी में, तो इतने ब्लड में से आधा ब्लड बाहर निकालने के लिए वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा धड़कना पड़ेगा, और ये धड़कन जो इंक्रीज हो जाती है इसको अपन बोलते हैं कि भाई, इसीलिए ये दो वजह है कि ओल्डर एज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई फीटस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि याद रखना कि फीटस में डिक्रीज होने की एक रीज़न ये होता है कि जो वेगल टोन है, वेगल टोन याद रखना, ठीक है। वेगल टोन फीटस में क्या होता है, हाइपर पोलराइज्ड उसका टोन होता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो वहाँ से सिक्रीट होता है।
लेकिन एसिटाइल कोलिन आपने पता है अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में देखने को मिलता है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तब पहली बात तो वेगल टोन इतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में होगा, यानी कि एसिटाइल कोलिन इतने अच्छे से वहाँ पे नहीं जा पाएगा। एसिटाइल कोलिन अपने को पता है कि हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन वो इतना जा नहीं पाएगा। तो फ्रॉम फीटस टू एडल्ट लाइफ तक अपन जब जाते हैं तो एसिटाइल कोलिन जो है वो हाइपर पोलराइज स्टेट से पोलराइज स्टेट में आने तक वो वेगल टोन को क्या कर सकता है, सॉरी वेगल टोन वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से फीटस में न्यूनेट्स में अपन को हार्ट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे अडल्ट जाते हैं बॉडी अकोमोडेट करती है, अपनी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। अगेन इन द ओल्डर एज अपन देखते हैं कि क्या होता है कि जो दादाजी है, दादाजी लोग उनमें ब्लड की कमी होती है, वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम मतलब एक ही मिनट में ज़्यादा बार धड़कना पड़ेगा, तो उसकी वजह से पहला रीज़न तो ये होगा। और दूसरा रीज़न कि वहाँ पे ओल्डर एज में वेगल टोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो है उनको अपन पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली बात तो लिखो, इन ओल्डर एज हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग, इन ओल्डर एज हार्ट रेट इंक्रीजिंग अप टू 200 बीट्स पर मिनट। ओके, हाँ, अब रीजंस लिखने हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने को असर्शन रीजन पूछ लेते हैं। एज एज एडवांसेस, इट मीन्स एज एडवांस हुआ उसका मतलब क्या हुआ, मॉडल चेंज हुआ नहीं। एज एडवांस का मतलब हुआ कि फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड, फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। अपने बॉडी में क्या होता है कि हार्ट रेट धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ध्यान से समझना, क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज, ठीक है। बर्थ से लेके अडल्टहुड तक क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होती है। क्यों, पहले एसिटाइल कोलिन बहुत ही कम अमाउंट में था, लेकिन जैसे जैसे वेगल टोन बढ़ेगा एसिटाइल कोलिन रिलीज होना शुरू होगा। शुरुआत में उसको डीपोलराइज करेगा एंड देन वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा, और उसकी वजह से अपन बोलेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे अपनी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। तो लिखो, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम वेगस नर्व, वेगस नर्व से ये रिलीज होता है, विच सप्लाइज एसिनोड। वेगस नर्व किसको सप्लाई करती है, एसिनोड को, विच एसिनोड। नाउ एसिटाइल कोलिन जो है वो हाइपर पोलराइज करके रखती है अपने एसिनोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर पोलराइज्ड स्टेट अचीव होता है, तो इसकी वजह से अपना हार्ट रेट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। बट इन ओल्डर एज दो चीजें होती है। पहली, देर इज लॉस ऑफ वेगल टोन, वेगल टोन कम हो गया मतलब कि भाई उसकी एक्टिविटी कम हो गई, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ वेगस नर्व। अब वेगस नर्व क्या कहता था, हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखता था, लेकिन उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज। द रिजल्ट क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज। ये तो था पहला रीजन। दूसरा रीजन लिखो कि ओल्डर एज में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, डिक्रीजेस, और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, ब्लड वेसल वॉल होती है, उनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है।
ध्यान से समझना, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, साथ में वेसल की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल और इन दोनों की वजह से याद रखना, हार्ट हैज टू वर्क फास्ट टू सप्लाई ऑल द बॉडी पार्ट। इससे क्या होगा, हार्ट हैज टू वर्क फास्ट एंड फोर्सफुली टू सप्लाई ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये समझ में आए? ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट क्या मिला अपने को, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो अगर तुमको असर्शन रीजन में पूछे तो ओल्डर एज में वेगल टोन सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज हो जाए, दूसरा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी, ये तीनों डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो पहला जो फैक्टर था वो देखा अपन ने, एज। सेकेंड फैक्टर इज पेन। अगर कोई बंदा पेन में है तो उसके हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, अब ध्यान से समझना। if किसी बंदे को सुपरफिशियल पेन है, सुपरफिशियल पेन जैसे कि पेन को अपन सुपरफिशियल बर्न के साथ में कंसाइड करना चाहूँगा कि सेम चीज़ होती है वहाँ पे। मान लो कि सुपरफिशियल पेन कैसा होता है, मान लो कि आपने गर्म तपेले को हाथ हटा दिया तो एकदम से आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, या आप कोई चीज़ आपको चुभ गई, जैसे कहीं पे टच करने गए और वहाँ पे आपको करंट लगा, तो वो एक सुपरफिशियल आपको पेन देगा, झटका देगा, तो वहाँ पे आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन द केस ऑफ सुपरफिशियल पेन हार्ट रेट इंक्रीज, जैसे कि सुई चुभ गई आपको एकदम से, तो आप क्या करोगे, हार्ट रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर किसी को डीप पेन है, डीपर पेन, तो वहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। डीपर पेन में एक शॉक लाइक कंडीशन हो जाती है, और बॉडी जो है, शॉक लाइक कंडीशन में बॉडी का वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉक लाइक कंडीशन में बॉडी हार्ट रेट डिक्रीज कर देती है, मतलब उसका वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है और कंपनसेटरी, ये सब जो भी मैकेनिज्म है, लेकिन वहाँ पे डीपर पेन में आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। तीसरा है इमोशनल स्टिमुलाई। इमोशनल स्टिमुलाई में क्या होता है, अगर कोई एक्साइटमेंट में है तो याद रखना उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर बंदा शॉक में है, शॉक में मतलब उसको दर्द हुआ तब भी वो हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सडन शॉक है, एकदम से आपने उसको कुछ डरावनी बात बना दी, धोखा मिल गया किसी को, तो वहाँ पे उसको हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, इवन बंदा शॉक की वजह से फेंट भी हो सकता है। कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स में एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। और दूसरा याद रखना है आपको, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। बट न्यूरोजेनिक जो अपना हार्ट होता है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। अपना मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट के केस में एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करता है, न्यूरोजेनिक हार्ट के केस में क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कुछ आयंस की अगर मैं बात करूँ, सिंपल है, देखो, अगर सोडियम एंड पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है तो आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे ऐसा हुआ, डिक्रीज हार्ट रेट। सी, ये सोडियम पोटेशियम आयन जो है वो मायोसाइट्स के केस में लिए जाते हैं, ठीक है, और एक्सेस कैल्शियम है तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी आपकी हार्ट रेट। एनिमल साइज की अगर मैं बात करूँ, आप बड़े एनिमल्स देखो,
उनकी हार्ट रेट कैसी होगी, लो हार्ट रेट होगी। छोटे एनिमल्स देखो, चूहा, कुत्ता, ये सब देखो, बिल्ली, तो यू कैन इवन पाल्पेट एंड यू कैन सी देयर, इवन थोड़ा भागने के बाद भी आप उनकी हार्ट रेट देख सकते हो, फील, यू कैन फील हार्ट रेट, ठीक है। मेल में हार्ट रेट लो होती है एंड फीमेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? ब्लड वॉल्यूम मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम के साथ स्ट्रेस जो होता है वो मेल में इन जनरल, कौन से वाले स्ट्रेस मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल या वैसे वाले स्ट्रेस के, जो मेंटल इंफीरियरिटी जो स्ट्रेस देखने को मिलता है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इन कंडीशन के चलते फीमेल में हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अपन ने जो फंडा क्लियर किया वो किसका किया, हार्ट रेट और हार्ट बीट का। हार्ट बीट क्या था, एक रिदमिक मैनर में अगर जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन कर रहा है, ठीक है। सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब उसका रिलैक्सेशन, तो उसको अपन हार्ट बीट कहते हैं। ऐसी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कितनी है उसको अपन रेट बोलेंगे। किसी भी चीज़ का रेट क्या होता है कि भाई एक मिनट में कितना हो रहा है, एक सेकंड में कितना हो रहा है, इसके हिसाब से तो अपन हार्ट बीट को मिनट में मेजर करते हैं, ओके। अब नॉर्मल मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के हिसाब से 70 से लेके 80 तक आपको लिखना है। एवरेज पूछे तो एनसीईआरटी में लिखा है 72, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो 60 बीट्स पर मिनट टू 100 बीट्स पर मिनट आप लिख सकते हो। फीटस में सबसे ज़्यादा होती है, देन नियोनेट्स, ठीक है, ये 12 एज, और एडल्ट में आपको सिर्फ वैल्यू में एडल्ट की याद रखनी है। ये सिर्फ आप ऑर्डर में याद रख सकते हो, आपको वैल्यू कोई नहीं पूछने वाला है। ओल्डर एज में क्यों बढ़ जाती है ये आपको याद रखना है। और दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट और स्टिमुलाइज जो है फैक्टर्स में, पेन मैंने आपको बताया कि सुपरफिशियल में बढ़ जाती है, डीप में कम हो जाती है। इमोशनल स्टिमुलाई में मैंने आपको बताया कि भाई एक्साइटमेंट है या थोड़ा दर्द है तो वहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे कि कोई आपको चाटा मार दे, कोई गुस्सा दिला दे तो वहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन किसी ने सडन शॉक दे दिया कि भाई वो टपक गया, है ना, भाई उसने तेरे को छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपकी हार्ट रेट क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और इवन इतनी डिक्रीज हो सकती है कि बंदा गिर सकता है। बायोकेमिकल्स में एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन में मैंने बताया, एसिटाइल कोलिन में एक बार इन्होंने पूछ लिया था मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट में, मायोजेनिक में डिक्रीज होती है, न्यूरोजेनिक हार्ट में इंक्रीज होती है, ठीक है। आयंस, एनिमल साइज और मेल फीमेल का मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईसीजी। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हालांकि अब तो एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट कर लिया है, लेकिन ईसीजी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देयर आर टू टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले लिखो, ईसीजी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलना है, ठीक है। ठीक है, मैं एम के नीचे ये करता हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि देखो एक मशीन होता है, ये मशीन है मान लो, ये मशीन जो है आपका, ठीक है, जैसे भी फिगर बनी है देख लो, ये मशीन है। अब इस मशीन में से ये पेपर निकलेगा बाहर, ये पेपर बाहर निकला और इस पे ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ आपने लिखा होगा। तो इस ग्राफ जो होता है ना उसको बोलते हैं, इस पेपर को, पेपर के ऊपर के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एम बोलते हैं, ठीक है। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और मशीन को बोलते हैं ग्राफ। नई वाली एनसीईआरटी में इसको करेक्ट कर लिया, पुरानी वाली एनसीईआरटी में थोड़ा गलत दिया था। तो ग्राम किसको बोलते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पेपर पे मिलता है उसको बोलते हैं ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एम, एम, एम फॉर मंकी। और पीएच, आपकी जो पीएच होती है, ग्राफ वाला पीएच होता है, वो मशीन को अपन बोलते हैं ग्राफ। ये दो टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, बहुत काम में आएगी, ठीक है। ओके, नाउ सी, तो फिर से मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ग्राफ और ग्राम किसको बोलते हैं। ग्राम में लिखो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल presentation of your heartbeats, okay, या हार्ट रेट।
बीट या हार्ट रेट जो भी बोलो आप बोल सकते हो। एज एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट्स थ्रू द हार्ट, एज एक्शन पोटेंशियल propagates through the heart, एक चीज समझना, वहां पे जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको पूरा कंडक्शन पाथ पे बताया था, वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दे जनरेट इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी डिटेक्ट, कहाँ पे डिटेक्ट करता है? एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, एट द सरफेस ऑफ बॉडी। और भाई इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने को करंट लगता है तो बंदा क्यों मर जाता है। तो देखो जैसे आपने करंट दिया, तो ये बाहर वाला करंट भी इवन सीधा कंडक्शन किसको दे देगा? हार्ट को देगा। जैसे करंट दिया, हार्ट ओवर स्टिमुलाई हो जाएगा, बंदे की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगी और बंदा टपक जाएगा। हाँ, करंट में बर्न भी होता है, अगर सीवियर बर्न नहीं है तो भी इवन झटके से भी बंदा मर सकता है, अगर हार्ट बीट जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गई। दूसरा याद रखना कि जो अंदर कंडक्शन है ना, आप बाहर वोल्ट मीटर लगा के इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो कि अंदर हार्ट में कितना करंट पास हो रहा है, और अपन यही करते हैं। ध्यान से समझना, दोनों हाथ की जो रिस्ट होती है वहाँ पे और लेफ्ट एंकल में इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। हालांकि बहुत टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आते हैं, एक बेसिक आप याद रखना एनसीईआरटी लेवल पे, इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और ये जो है एक ट्राइंगल फॉर्म किया जाता है और इसको फिर बाहर डिटेक्ट किया जाता है उस मशीन में, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और वहाँ से एक पेपर निकलता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और इस तरीके से अपन बॉडी के अंदर के करंट को, यानी कि हार्ट में जो कंडक्शन पाथवे है वहाँ पे किस तरीके का करंट पास हो रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसको डिटेक्ट करके पेपर पे निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले दो जो है वो तो लगाई जाती है कहाँ पे? रिस्ट पे, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पे, और एक लगाया जाता है लेफ्ट लेग के एंकल पे। ठीक है, और इस तरीके से इन वायर को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। समझ में आया? द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये चीज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसके बारे में लिखो। द इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड द चेंजेस, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ध्यान से समझना कि ये चीज करने की जरूरत क्यों क्यों पड़ी और इससे अपने को क्या फायदा हो सकता है। तो फ्रॉम इट वी कैन, सबसे पहले अपन इससे क्या क्या फायदा निकाल सकते हैं ये आपको समझना है। तो फ्रॉम इट वी कैन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? सबसे पहले याद रखना, द कंडक्टिंग पार्ट एबनॉर्मल और नॉर्मल, है ना। फ्रॉम इट वी कैन डिटेक्ट इफ द कंडक्टिंग पार्ट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। पहली बात ये पता चली। दूसरी दूसरी बात ये पता चलेगी, इफ द हार्ट इज एनलार्ज, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या पता चलेगा? द सर्टन रीजन ऑफ हार्ट आर डैमेज और नॉट।
heart are damaged or not. ठीक है। हाँ, जब भी हार्ट डैमेज होता है, हार्ट फेलियर होता है, तो वहां पे अपन को चेस्ट पेन होता है। तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है कंटिन्यूअसली और वो डायग्नोस करता है कोई भी फिजिशियन कि भाई आपको चेस्ट पेन एंजाइना की वजह से हो रहा है, हार्ट फेलियर हो सकता है, तो उसकी वजह से उसको सीधा ईसीजी करवाने भेजते हैं। और ईसीजी की जो पैटर्न्स आती है, अभी अपन ईसीजी देखेंगे, उसकी जो पैटर्न्स आती है उसकी उससे अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई हार्ट का कोई कंडक्टिंग पार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट एनलार्ज हो गया है, हार्ट का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, एट्रिया वेंट्रिकल या कोई भी पार्ट है वो ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पहले अपन इससे डायग्नोस करते हैं और वहाँ पे उसको भी कंफर्म करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अपन टेस्ट करवाते हैं। अब ध्यान से समझना कि एक टिपिकल जो आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी जो वेव होती है, वहाँ पे अपन कौन कौन से वेव को डिटेक्ट करते हैं, कौन कौन से वेव को अपन रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या उसको ड्रॉ कर पाते हैं। तो देखो, इन द टिपिकल रिकॉर्ड अगर अपन देखें तो देर आर three clearly recognized waves we can identify or we can see. There are three clearly recognized waves. कौन कौन सी वेव है? पी, एक क्यूआरएस वेव है, इसको क्यूआरएस वेव ना बोल के इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और तीसरा होता है वो होता है टी वेव। ठीक है, तो पी और टी को अपन ने वेव बोल दिया और क्यूआरएस को अपन ने क्या बोल दिया है? कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ ये सारे के सारे चीजें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि जब भी एट्रिया डीपोलराइज होगा, एट्रिया में कंडक्शन जाएगा, वो किससे पता चलेगा? पी वेव से। तो पी शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब पी अच्छे से डीपोलराइज नहीं हो पा रहा है, मतलब एट्रिया अच्छे से डीपोलराइज नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि भाई वो अच्छे से स्टिमुलाई जनरेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि एस ए नोड का फेलियर इससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सेकेंड इज अ क्यू। अब देखो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में से वहाँ पे जो क्यू पार्ट होता है वो एक खड्डे जैसा पार्ट बनाता है, एक नॉच बनाता है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और ये बताता है ए बी नोड साइलेंस को, ए बी नोड साइलेंस को। अब एवी मोड साइलेंस क्या होता है, जिसको अपन एवी डिले भी बोलते हैं। एवी डिले क्या होता है कि ये जो एट्रिया से जो भी कंडक्शन, एसए नोड से जो भी कंडक्शन एवी नोड के पास आता है, वो उसको डिले करता है, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ही वो उसको आगे भेजेगा। यानी कि वहाँ पे बीच में जो डिले जो शो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्यू की वजह से शो होता है। ठीक है, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन को। नाउ उसके बाद टी वेव आएगा, लेकिन टी वेव और क्यू आर एस खत्म होता है, उसके बीच के रीजन को बोलते हैं अपन एस टी रीजन। कौन सा रीजन? एस टी। और ये होता है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। एंड देन टी वेव्स दैट ventricular repolarization. नाउ सी, आपने हर चीज देखी, वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज होते भी देखा, उसका कंप्लीट डिपोलराइजेशन भी देखा और उसका रिपोलराइजेशन भी देखा, लेकिन एट्रिया का सिर्फ डिपोलराइजेशन देखा। क्यों? क्योंकि जब एट्रिया रिपोलराइज होता है तब वो इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पीछे रिपोलराइज होता है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो एट्रियल रिपोलराइजेशन को यहाँ पे ढक देता है, तो अपन उसका वेव अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो होता है वो बहुत ही फोर्स के साथ होता है, तो उसका वेव जो होता है वो बहुत ही शार्प मिलता है, तो उसकी वजह से एट्रियल रिपोलराइजेशन को अपन ग्राफ में नहीं देख पाते,
क्योंकि उसका टाइमिंग कौन सा होता है, सेम एज द टाइमिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में होता है। अब एक चीज, हाँ इसी चीज को नोट करके लिख दो, नोट करके ये लिखना, एट्रिया आर रिपोलराइज्ड, repolarized during ventricular depolarization। ठीक है, और इसकी वजह से हाँ इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा मत समझना कि इसको अपन ने कुछ छूट नहीं दी या ऐसा कुछ नहीं दिया। अब एक अपन बोलेंगे कि टिपिकल जो आपका ईसीजी वेव है वो कैसा दिखता है, तो ध्यान से समझना। टिपिकल ईसीजी वेव जो है उसकी शुरुआत ऐसे होती है, आपको पहले पी वेव मिलता है, ठीक है, बीच में आपको ये डिले वाला पोर्शन मिलता है और यहाँ पे एवी साइलेंस मिलता है, ये नॉच जो है वो एवी साइलेंस दिखाएगा। देन यहाँ पे आपको एक पीक मिलेगी, जो कि पीक किसकी होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की पीक होती है, ठीक है, और यहाँ से बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा, पी मिलेगा, और अगेन इट विल कंटिन्यू एज, इट विल कंटिन्यू एज अगेन कौन से पार्ट में कंटिन्यू होगा, यहाँ पे फिर से पी आ जाएगा। सो शुरू कहाँ से हुई, पी से हुआ, फिर क्यूआरएस से हुआ, फिर टी आया वापिस, और फिर वापिस पी में ये क्या हो जाएगा, इसकी कंटिन्यूएशन में ये चला जाएगा, ठीक है। और इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आगे कि भाई कौन सा वेव किस तरीके से मिलता है, देखते हैं आप ये अपन आगे। सी, अब आपके लिए मैं एक बार फिर से डिनोट कर देता हूँ इसको, एक बार देख तो लिया ही आपने, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये पी है, इस पूरे जो ट्राइंगुलर कॉम्प्लेक्स है इसको बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है, और उसके बाद आता है टी वेव, और अगेन कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये पी से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वेव याद रखनी, वेव कैसे याद रखोगे कि भाई पी है, क्यू है, आर है, एस टी, इस तरीके से। अब इंटरवल्स आते हैं, इंटरवल्स, इंटरवल्स कैसे होंगे, तो देखो पी और क्यू के बीच का जो इंटरवल्स होता है उसको कौन सा इंटरवल बोलोगे, पी क्यू इंटरवल, सिंपल। तो ये हो गया आपका पी क्यू इंटरवल, ओके। नाउ एक और चीज समझना, क्यू और टी के बीच का जो इंटरवल्स होता है इसको अपन बोलते हैं क्यू टी इंटरवल्स। एक मिनट, हाँ भाई, ओके। नाउ आप, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इंटरवल्स कौन से होते हैं, सॉरी। देखो इंटरवल्स में आप पहली बात तो एक याद रखो कि क्यू पी क्यू इंटरवल्स हुआ, नाउ क्यू से लेके टी तक का जो सेगमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं क्यू टी इंटरवल, ठीक है, ये ध्यान से समझना, क्यू से लेके टी तक का जो इंटरवल होता है इसको अपन बोलते हैं क्यू टी इंटरवल, और क्यू टी आपको याद रखना है, इसलिए नहीं कि ये क्यू टी है, समझ रहे हो ना, इसलिए याद रखना है कि क्यू टी इंटरवल्स होता है ना जो, उस क्यू टी इंटरवल में क्या आता है, ये देखो ये वेंट्रिकुलर क्या आ रहा है, सिस्टोल आ रहा है आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका क्यूटी इंटरवल में आ रहा है। अब जब क्यूटी प्रोलोंगेशन होगा तब अपन देखेंगे कि भाई वेंट्रिकल्स में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको क्यूटी इंटरवल याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल और दिख रहा है, ये है आपका एस टी इंटरवल, ठीक है, एस टी इंटरवल बोलेंगे। और फिर तो ऐसे इंटरवल बनते ही जाएंगे, जैसे कि ये टी से लेके पी तक का इंटरवल हो गया है ना, इस तरीके से इंटरवल रहते जाएंगे। तो इंटरवल क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है ये आपको याद रखना है। अब दो चीज आप ध्यान से समझना, अभी मैं आपको इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा कि इंटरवल सेगमेंट क्या होते हैं, इनके क्या क्लिनिकल यूज होते हैं, क्योंकि आगे पढ़ने ही वाले हो अगर आपका सिलेक्शन हो गया। ध्यान से समझो, पहली जो वेव आपको ईसीजी में दिखती है यानी कि आपको देखनी है, ऐसा थोड़ी है ईसीजी आपने शुरू किया तो पेशेंट का वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा हो तो वो क्यूआरएस से शुरू होगा, लेकिन पहली जो वेव अपन स्टैंडर्ड मानते हैं वो आपको कहाँ से देखनी है, पी से देखनी है।
इसमें भी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, जैसे कि बहुत सारी लीड्स होती है, तो उसमें A V1 लीड्स होगी, फिर B लीड्स होगी, इस तरीके से अलग अलग लीड्स होगी। तो पहली लीड्स अपन जनरली A V1, और वो सब बेकार बातें अभी आपको नहीं याद रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है। एनसीईआरटी के हिसाब से पहली जो वेव आपको दिखेगी वो कौन सी होगी? पी वेव। ओके, तो लिखो फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी। ये आपको सवाल पूछ सकते हैं, फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी, ये आपको याद रखनी है, पी वेव, याद रहेगा। दूसरा, फर्स्ट स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी कौन होगा? पी वेव का। सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कुछ मैटर ही नहीं करती, अपन जो भी अभी पढ़ रहे हैं ना वो, ठीक है। ऑफ ईसीजी वो कौन सा होगा? पी वेव होगा। इतना याद रहेगा। नाउ सेकेंड वेव जो होती है अपनी ईसीजी की, वो कौन सी होती है? तो वो होता है, एक वेव है पर उसको अपन ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा। अब ध्यान से समझना कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कैसे होती है। तो इट बिगिंस एज ए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो लिखो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, इट बिगिंस एज ए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको अपन ने क्यू बोल दिया। देन इट कंटिन्यूज एज ए कैसा? लार्ज अपराइट ट्राइंगुलर वेव, लार्ज अपराइट ट्राइंगुलर वेव। तो देखो आप ऊपर जा रही है, एंड देन एंड एज अ डाउनवर्ड वेव, फिर से नीचे आएगी, एंड एंड्स एज अ डाउनवर्ड वेव। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थर्ड वेव को समझते हैं कि तीसरी कौन सी वेव होती है। तो तीसरी अपन को टी वेव दिखती है। थर्ड वेव कौन सी होती है? दैट इज अ टी वेव। तो डोम शेप्ड वेव होती है और वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन के रूप में दिखती है। तो लिखो डोम शेप अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और उसको कौन सा नाम दे दिया है अपन ने? टी वेव नाम दे दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, टी वेव जो होती है ना, उसकी हाइट जो होती है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू पी, लेकिन वो वाइडन होती है, इसीलिए वो कैसी दिखती है? डोम शेप। यहाँ पे अपन एग्जैक्ट नहीं बना पाए, लेकिन ये ऐसे डोम शेप होती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, टी वेव इज अ स्मॉलर एंड वाइडर, वाइडर देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट ये लिखो। दूसरा, बिकॉज इट रीपोलराइज, इट व्हाट इज रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ आपके, नॉर्मली अपन बोलते हैं कि भाई एट्रिया वेंट्रिकुलर जो भी क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन होता है। तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एट्रिया का रीपोलराइजेशन तो इधर आ जाता है, ये वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन शो करता है। अब ध्यान से समझना कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन बहुत फोर्सफुल होता है, तो वो ऊपर चला गया। रीपोलराइजेशन उसका बहुत ही शांति से होगा, यानी कि इट अकर्स मोर स्लोली देन द डीपोलराइजेशन। तो लिखो बिकॉज, बिकॉज लिखो बिकॉज
रीपोलराइजेशन, ये बिकॉज है, ठीक है, बीच में ई मैं खा जाता हूँ और ऊपर डैश करता हूँ। देखो रीपोलराइजेशन जो होता है दैट अकर्स मोर स्लोली देन डीपोलराइजेशन। इतना समझ में आया? Okay. अब जो इंटरवल्स पढ़े थे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरवल मैंने आपको बताया वो कौन सा था? पीक्यू इंटरवल। तो लिखो पीक्यू इंटरवल, पीक्यू इंटरवल। इसमें क्या सीखा, ध्यान से समझना। इंटरवल की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी वेव। मैंने आपको क्या बताया कि दो चीजें होती है, एक होता है इंटरवल और दूसरा होता है सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलेंगे? इसको सेगमेंट बोलेंगे। इंटरवल होता है पी क्यू, मतलब पी को भी इंक्लूड करेगा और क्यू को भी इंक्लूड करेगा। अगर पी क्यू सेगमेंट में बोलता हूँ तो उसमें पी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पी के बाद से वो सेगमेंट शुरू होता है। अभी आपको सेगमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप इंटरवल को याद रखो। तो ये कौन सा ड्यूरेशन है? इट इज अ टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द पी वेव, द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। दूसरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द कंडक्शन टाइम। तो लिखो इट रिप्रेजेंट किसको करता है? कंडक्शन टाइम। कहाँ से लेके? फ्रॉम एट्रियल एक्साइटेशन टू द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर एक्साइटेशन। ओके, टू द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर एक्साइटेशन। अब ये आपको समझ में आया क्या होता है? ध्यान से समझो। मान लो कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये टाइम प्रेजेंट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ये समझो, इसको बोलेंगे पी क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल सिस्टोल, यानी कि यहाँ पे एट्रिया एक्साइटेशन होता है। पी जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है? एट्रिया का एक्साइटेशन हो जाता है। और यहाँ क्यू तक ये करता है। क्यू में आप देखो एक नीचे डिले है, वहां पे वेंट्रिकल, और एक बार वेंट्रिकल एक्साइट हुआ तो वो क्या होगा? वहां से सर्कुलेशन शुरू होता है, वहां से ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में जाना शुरू करता है। तो ये टाइम रिप्रेजेंट करता है एट्रियल एक्साइटेशन से लेके वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन भी आप लिख सकते हो, सर्कुलर एक्साइटेशन भी आप लिख सकते हो, सिस्टमिक एक्साइटेशन नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन एक्साइटेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसका आपको कोई काम नहीं है, और फिर भी आपके मॉड्यूल में है तो अपन लिखेंगे। लिखो सम एबनॉर्मालिटीज डायग्नोस्ड बाय ईसीजी। आप ईसीजी से कौन कौन सी एबनॉर्मालिटीज को डायग्नोस कर सकते हो, यानी कि डायग्नोसिस में ईसीजी का क्या रोल होता है? सबसे पहले एक समझना कि अगर आपको लार्जर पी वेव मिल रहा है तो इससे आप क्या समझोगे? अगर लार्जर पी वेव है मतलब उतना एक्साइटेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब एरिया ज्यादा होगा, तो दैट इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ, इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एन एट्रियम।
ठीक है। दूसरा, अगर आपको एनलार्ज क्यू वेव मिल रहा है, क्यू यानी क्या था, ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे, इसको क्या बोला है, क्यू बोला है। तो ये आपको लार्ज मिल रहा है, तो देखो लार्जर क्यू वेव है अगर आपके पास, तो दैट मे इंडिकेट द मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन। एम आई, ठीक है, मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन का मतलब होता है कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना कि अब समझो कि क्यू यानी कि जो आपका क्यू जो है वो इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, समझ रहे हो आप, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, हाँ वो एवी नोड साइलेंस है। लेकिन अब आप ध्यान से समझो कि भाई वहां तक कंडक्शन पहुंच ही नहीं पा रहा है और वो डिले हो रहा है, मतलब आपके हार्ट जो है उसको क्या पहुंचने वाला है, कम पहुंचने वाला है ब्लड सप्लाई, तो वो एम आई को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा होता है एनलार्ज्ड आर वेव। ये जो आर वेव है दैट रिप्रेजेंट एनलार्ज्ड वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट और मे इंडिकेट, generally it indicates enlarged ventricles। लिख पाओगे इसमें, ओके। अब ध्यान से समझना कि अगर आपका जो टी वेव है, मैंने आपको क्या बताया कि टी वेव अगर आपको फ्लैट मिलता है तो इसका मतलब होता है, ध्यान से समझना कि हार्ट मसल्स जो है वो डेफिशिएंट है किसमें, ऑक्सीजन रिसीव, ऑक्सीजन को रिसीव करने में वो डेफिशिएंट है। अब ऐसा क्यों, अब ध्यान से समझो कि टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टल जब एंड होता है, और दूसरा क्या बोलते हैं अपना, वेंट्रिकुलर जब सॉरी एट्रिया जब सिस्टोल शुरू होगा, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे एट्रियल क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ टी जो होता है वहां पे, वहीं से वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाता है, और कहाँ तक रहता है ये। लेकिन टी वेव अगर ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ज्यादा देर तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज्यादा देर तक, कि भाई उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अगर किसी में टी ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि समझने का कि हार्ट कंपनसेट कर रहा है, हार्ट ट्राई कर रहा है कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। इसीलिए ये लिखो 4 नंबर में कि इफ टी वेव जो है आपका वो फ्लैटर है, देन नॉर्मल, when the heart muscles is receiving deficient oxygen। किसी बंदे में अगर आप ध्यान से समझना कि अगर कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स है, कौन सा, कोरोनरी आर्टरी अगर डिसऑर्डर्स है, तो वहां पे अपने को ज्यादातर ये चांसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ओके, तो सीएडी लिखते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो अपना ईसीजी इतना ही आपको करना है, ईसीजी आज का टॉपिक था। कल अपन कार्डियक साइकिल्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज समझो, ध्यान से समझना। ईसीजी आज का टॉपिक अपन ने शुरू किया था, देखो ईसीजी में मैंने आपको कितना बताया, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो एकदम सिंपल बात है ईसीजी में। ईसीजी में आप समझो कि ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ग्राम जो बोलते हैं, और ग्राफ, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अपन उल्टा देखते हैं। नॉर्मली अपन जो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं उसको ग्राफ बोलते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मशीन को अपन ग्राफ बोलते हैं, और जो ग्राफ पेपर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। तो याद रखना कि जो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने हार्ट बीट का या हार्ट रेट का, उसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से लगाना होता है, तो मैंने बोला कि दोनों रिस्ट पे अपन लगाते हैं और एक एंकल पे लगाते हैं, तो ये अपन ट्रायड बनाते हैं। लेकिन मेडिकल में आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अलावा बहुत सारी और लीड्स पैटर्न होती है, वो अपन देखते हैं। ये याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट को अपन ग्राफ बोलते हैं और पेपर को ग्राम बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वेव है वो किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है खास करके, क्योंकि यही पूछते हैं आपके लेवल पे। पी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस, देन एस टी सेगमेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कई बार असर्शन रीजन में ये सवाल सीधा पूछ लेते हैं कि भाई एट्रिया रीपोलराइजेशन तो सॉरी डीपोलराइजेशन तो यहाँ पे अपन दिखा देते हैं, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है, ठीक है। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है। तो रीपोलराइजेशन कहाँ पे है, तो इसका अलग से कोई वेव नहीं मिलता, ये जो क्यू आर एस है उसके पीछे ही इसका रीपोलराइजेशन क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन जो होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के पीछे ही छुपा हुआ दिखता। बाकी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से वेव होते हैं, उनका क्या काम होता है। इतना है ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं आपके लिए, और एबनॉर्मलिटीज भी आपको नहीं देखनी है। लेकिन कल का जो पार्ट आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे, 5वां लेक्चर रहेगा इसका, और उसमें अपन को मेनली जो कवर करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल एक बार एनसीईआरटी से रेफर कर लेना, कोई और बुक हो तो उससे रेफर कर लेना, देख लेंगे अपन। खत्म करते हैं। तो आज जो था वो इतना ही वाला पार्ट था, ईसीजी का पार्ट था। उसके अलावा अगर अपन ने ये एज फैक्टर देखे हैं कि हार्ट बीट और हार्ट रेट के क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या इसको मॉडिफिकेशन मसल्स में देखे थे, नोडल टिश्यू में देखे थे, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।